नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार में तेज होते सियासी घमासान की, पीएम मोदी के चुनाव अभियान की शुरुआत की और इसके तेजस्वी यादव के एनडीए पर पलटवार की। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के एनडीए पर पलटवार की साथ ही हम बात करेंगे बिहार की सियासत में लड्डू वर्सेस कद्दू के सियासी चर्चे की। पीएम मोदी ने समस्तीपुर से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार के लोग जंगल राज वालों को सत्ता से दूर रखेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि हमने गरीबों और पिछड़ों के विकास को प्राथमिकता दी है। महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज वालों को दूर रखेंगे। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। हम लोगों को सम्मान का जीवन जीने की हर सुविधा दे रहे हैं। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का हमें सौभाग्य मिला। उनकी वजह से ही नीतीश और मेरे जैसे लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता जमानत पर चल रहे हैं। साथियों, जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। इसी पर बात करने के लिए और आगे इस खबर को बढ़ाने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि मौका और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव भी अपने चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां जैसे AIMIM है, वो भी अपना प्रचार कर रही हैं। जनसुराज अपना प्रचार कर रही हैं। तो अब पहले दौर जो 6 तारीख को है और दूसरा दौर जो 11 तारीख को है, उसके लिए जो है तमाम चीजें अब जो है वो सरफेस पर उतर आई हैं और काफी हाई वोल्टेज कैंपेन बिहार के अंदर शुरू हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन खास लोग जुड़े हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ मनीष कुमार पांडे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रभात कुमार जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ नवीन उपाध्याय जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ दिलीप सिंह जी हैं, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं। सबसे पहले दिलीप सर, आज आपसे, आज प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के हमारे दावेदार होंगे, माफ कीजिएगा, हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप कल इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए कि तेजस्वी के सामने कौन
उसके लिए नीतीश कुमार का ऐलान कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज की शुरुआत की है बिहार में, वो है ऐलान जंग, जिसको आप कह सकते हैं। और उसमें उन्होंने एजेंडा पहले सेट किया। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने महागठबंधन को महालठबंधन बताया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा अटक दल है, झटक दल है, पटक दल है। तो तमाम जो महागठबंधन की खामियां हैं, जो उनके विरोधी है वहां पे एनडीए के, अपने विरोधियों पे उन्होंने निशाना साधा, पहली बात। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एनडीए ने 20 साल विकास किया, वहीं विकास के सामने कौन है? जो लोग विनाश करते हैं वो विकास के सामने है। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो कि मैं और नीतीश कुमार, उन्होंने अपने बारे में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के कारण वो आज यहाँ पे है, उनके संविधान के कारण है। तो पिछड़े और गरीबों की सरकार को उन्होंने और उनको उन्होंने सम्मान दिया। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री की चूंकि आज पहली रैली थी वहां से अपने रैली की शुरुआत कर रहे थे, चुनाव जब तारीख तय हुआ है, सब तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं, कल आखिरी दिन था, आज उनका एक तरह से ऐलान जंग की शुरुआत थी। तो यहाँ पे उन्होंने एजेंडा तय किया कि किस दिशा में वो अपने चुनावी अभियान को ले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो चीज उन्होंने, दूसरी बात कि जो कांग्रेस और आरजेडी के नेता हैं वो एक तरह से भ्रष्टाचारी है और चुनाव में आ तो रहे लेकिन वह सब जेल में बेल पे है, जेल जाने के तैयार रहिए और वो बेल पे है। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी का आज का हमला था वो है कि हमारी चुनाव अभियान किस दिशा में वो ले जाने वाले हैं एनडीए के चुनाव अभियान को, ये था। रही बात जो कल चर्चा कर रहे थे, चूंकि तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया गया है महागठबंधन से, और आज भी तेजस्वी यादव ने सहरसा में जो कुछ कहा है वो बहुत साफ है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा और ना ही अमित शाह उनको बनने देंगे। तो मुझे लगता है देर सवेर सही अगर ये दबाव बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री या एनडीए की तरफ से इस पर सफाई आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात जमीन पकड़ती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वहां पे वो नहीं बनाएंगे बिहार का, और एनडीए नहीं बनने देगा, अमित शाह नहीं बनने देगा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो ईबीसी है, खास करके नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो अभी तक नीतीश कुमार ने 20 साल में जो यादव को काट के ओबीसी में से ईबीसी बनाया, पासवान को हटा के उन्होंने महादलित बनाया, और साथ ही जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर जितना काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए आजकल अगर नहीं, और अगर ये बात नहीं हो सामने प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं या अमित शाह या एनडीए की तरफ से ये बात, इस पे सफाई नहीं दी जाती है, तो मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से फिर एनडीए की सोच कुछ और है। रणनीतिक तौर पर एनडीए की सोच कुछ और है। मनीष जी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि आज शायद प्रधानमंत्री कह दे कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है। अमित शाह जी के बयान के बाद ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार अब सत्ता पाने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपका क्या टेक है इस पे, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ कहते हैं ना, वो रेसिपी चटपटा वाली कहते हैं ना कि थोड़ा चटक हो। तो मैं तो जब डिबेट में बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तरफ जहां महागठबंधन जब 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करता है तो कहता है ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है, इसको हमारी रणनीति समझिए फ्रेंडली फाइट को। तो मैं तो कहता हूं कि भाई इसको थोड़ा चटक समझिए चुनाव का। अरे सब कुछ तो कह दिया है, कहना क्या बाकी रह गया है? हम नेतृत्व में लड़ रहे हैं, हम लोग पिछले 6 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इकट्ठे जो है सो हम विधानसभा का सम्मेलन कर रहे हैं, हमने इकट्ठे उम्मीदवारों की इस प्रकार से कितने सीटों पे शेयरिंग है उसकी घोषणा की है, हमारे में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा है, हम सारी चीजें मिलकर तय कर रहे हैं। यहाँ तक कि सारे विधानसभाओं में सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठ के एनडीए की योजना बना रहे हैं जिताने का। इसके बाद भी अगर यह विषय आता है कहीं ना कहीं मीडिया के डिबेट में कि मुख्यमंत्री कौन, तो मुझे लगता है कि उसको उसी चटपटा रेसिपी की तरह देखना चाहिए कि चुनाव में थोड़ी चीजें तो चटकीली रहे, सब चीज एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चटकीली रखने के चक्कर में नीतीश कुमार को बलि का बकरा बना दिया।
चटकीली रखने के चक्कर में, अब चमकीली मैंने रखने इसीलिए के कहा चक्कर दीपक में। जी, अगर दीपक नहीं जी, तो बोल दीजिए कि नीतीश दीपक कुमार जी, ही मैंने फिर से इसीलिए कहा मुख्यमंत्री कि होंगे देखिए जीतने के जेडीयू बाद। के लोगों को, दीपक जी, जेडीयू के लोगों को कोई परेशानी नहीं, उनके तरफ से इस प्रकार की कोई बातें नहीं। जिनके बारे में चर्चा हो रही है वह तो सुरक्षित है नहीं, तो कहेंगे भाई काजी साहब डुबले क्यों शहर के अंदेशे से। अरे भाई, अनावश्यक रूप से अगर कोई विषय आएगा तो दिक्कत किसी को नहीं है, जिसके लिए चर्चा हम कर रहे हैं उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी और लोगों को है, इसीलिए कि वह नैरेटिव उनको सूट करता है। तो महागठबंधन के कहते हैं कि भैया देखो, लेट सवेर इतने गुत्थम गुत्था लट्ठम बाजी के बाद हमने तो अपना 420 वाला वो नेता तय कर दिया जो 420 है, लेकिन आपने नहीं किया, तो अब कैसे करे भैया। नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव, सबसे अच्छे यूएसपी है हमारी, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी है बिहार के अंदर में, वह सबसे बड़े नेता है यहाँ पर। उसके बाद तो एक गंभीर व्यक्ति, एक बड़ा नेता तो संवैधानिक बात ही कहेगा ना कि नेता तो विधायक दल के लोग चुनेंगे। अब इसके बाद बच कहां जाता है। अब उसको जितना मथना है, समुद्र मंथन करना है, राजनीतिक भाषा में करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार नहीं, तो मैं तो बनी कह रहा रहेगी। हूं आप सिर्फ एक लाइन कह दीजिए कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के, सिर्फ इतना कह बिल्कुल दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, मैं तो कहता हूं। अब आपको अमित शाह जी के मुंह से ही सुनना है तो बात अलग है। चलिए ठीक है। डॉक्टर जैन जिज्ञासु जी, ये कोई लारा लप्पा है या कोई जो है गाजर लटका देते हैं ना खरगोश के सामने, उस तरह की चीज है जो नीतीश कुमार के साथ हो रही है? आपको क्या लगता है? ना, यह एक अनोखा अलबेला गठबंधन है इन लोगों का, जो एक दूसरे को धता बताने में और पीठ पीछे वार करने में चूकते नहीं। ये कोई लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं है। यहाँ तो डंडे के बल पर उपेंद्र कुशवाहा जी को खामोश करा दिया जाता है, जो कह रहे थे कि एनडीए में आज की तारीख में कुछ भी ठीक नहीं है। शाह जी से उनकी मुलाकात कराई जाती है, वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ये उनका आंतरिक मामला जरूर है, लेकिन नीतीश जी का शिंदेकरण होने में कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा, और इसलिए ये लोग कभी स्पष्ट नहीं बोलते। चिराग पासवान कुछ बोलेंगे, इनके बाकी जीतन राम मांझी जी कुछ बोलेंगे, और जदयू करे तो करे क्या। जदयू तो पैर सहलाने में भलाई है, जब उसके गर्दन पर किसी की पैर रखी हुई हो तो वही जदयू वहां कर रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी का क्या मूल्यांकन है, वो तो अमित शाह जी के जरिए पता चलता है, तो उसमें हमें क्या कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा वो दुनिया देख रही है, और हर चुनाव प्रचार में लगातार अपनी मर्यादा को वो गिराते हैं। उन्हें बताना चाहिए भाई कि बिहार में अब तक कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय उन्होंने दिए हैं। यूपीए के समय में तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले, और 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर और केंद्र खुला यहाँ पर। हम लोगों की सरकार में 7 विश्वविद्यालय राज्य में बिहार लालू जी और राबड़ी जी ने मिलकर खोला। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल हमारे समय में आरजेडी खुले, वाले जब पढ़ाई सबसे की ज्यादा बात करते हैं हेल्थ डॉक्टर सेंटर खुले, साहब तो अच्छा नहीं लगता सबसे है। ज्यादा आप ब्लॉक, जैसे एक आदि लोग होंगे जो सब पढ़े डिवीजन, लिखे हों, जिले। आपके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट खुद नवी नहीं, फेल ऐसा हैं, तो ना, पढ़ाई तो की बात आप चौरसिया लोगों के साहब, मुंह आप से जान शोभा रहे नहीं हैं देती। कि चौरसिया साहब आप जान रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी नहीं है। और संविधान का अगर सम्मान हम सब लोग कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस देश में बड़े समाज सुधारक पेरियार 5वीं पास थे, और संविधान निर्माता बाबा साहब जिनको अपना गुरु मानते थे महात्मा फुले, वो 7वीं पास थे। के कामराज 9 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कभी उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी रहे, वो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। हम कह रहे हैं आपसे कि उपाधि के आधार पर मूल्यांकन नहीं होता है, यहाँ पर तो कामकाज के आधार पर मूल्यांकन होता है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब वो इंटर पास थे, तो ये कोई गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो जाए। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट शरद जी, स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठे, उन्होंने कहा कि ये डिग्री किसी काम हमारे नहीं आती है। पार्लियामेंट की बहस में काम आता है लोगों के साथ जो हम संवाद करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होकर उनके लिए जो ठीक है। लेजिस्लेशन करते हैं। ठीक और है। तेजस्वी जी पूरे देश के अंदर एक भरोसेमंद नेता के रूप में अपनी साख अर्जित उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री नहीं हो सके, 12 सीटों का फासला पिछली बार रह गया था 12,000 वोट का, लेकिन 5 लाख लोगों को पक्की सरकारी अस्थायी नौकरी दी। और ये पकौड़ावादी मॉडल मोदी जी का नहीं था, न तो नीतीश जी का ढिंडोरावादी मॉडल था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। नहीं, परीक्षा लेकर बहाली की,
और 3 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली की और 30 वर्षों तक बिहार के सरकारी विद्यालय में जाकर गरीब गुरबे के बच्चे भी अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। हमने 76,000 जिनकी लंबित प्रोन्नति थी उनको हमने प्रमोट किया और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। 700 डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आते थे, उनको निलंबित ही नहीं, दीपक जी बर्खास्त किया स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तेजस्वी जी ने। हमने जाति आधारित गणना कराई और 94 लाख हर जाति मजहब के परिवार ऐसे सामने उभर कर आए जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है, उनको 2 लाख रुपये देने का हमने निर्णय किया। किसी परिवार को आज तक नहीं मिला। इसलिए ये जो कर्ज दे रहे हैं महिलाओं को, जिसको वापस करना पड़ेगा उन्हें, और ये तो घूस की तरह मोदी जी कह रहे थे, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। हमको इस बात का ऐतराज है। ठीक है जयंत जी, छोटी छोटी अपनी बातें रखते हैं ताकि हम ज्यादा बातचीत कर सके, ज्यादा सवाल जवाब हो सके। अब आप रुक जाइए, आपने बहुत लंबी फेहरिस्त गिना दी है और बीजेपी के प्रवक्ता इस पर कुछ कहना चाहते हैं। देखिए इतने सारे काम कर दिए 17 महीने में तेजस्वी यादव ने, तो भाई उनका भी मॉडल काम करेगा ना। तेजस्वी है, युवा है, युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है, तो आपको देखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक सीरियस कंटेंडर बनकर उभरे हैं मनीष पांडे जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आ रहा हूं प्रभात कुमार जी आपके पास और नवीन जी। नहीं दीपक जी, एक बात मुझे लगता है, एक विजुअल हमेशा डिबेट में छूट रहा है। जब 17 महीने वाली सरकार में तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण लिया था, पत्रकारों ने पूछा था कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी आप किस प्रकार देंगे, तो उन्होंने कहा था कि भैया मैं मुख्यमंत्री थोड़ी बना हूं, मैं तो उप मुख्यमंत्री बना हूं। और वो काफी मीडिया में चला भी था, आप लोगों ने उसको बहुत चलाया था। तो जो उप मुख्यमंत्री तब यह कहा कि मैं तो उप मुख्यमंत्री बना हूं, मुख्यमंत्री थोड़ी हूं जो 10 लाख नौकरी मैं दे दूंगा, वह व्यक्ति अब कहता है कि जो सारे हुए उस कार्यकाल में वो हमने ही दिया। तो देखिए ये 420 के आरोपित लोग हैं, 420 का मतलब समझते हैं ना, फ्रॉड। तो ये फ्रॉड वाले लोग हैं, ये यही सब कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन बिहार की जनता बहुत मैच्योर्ड हो गई है, अब इन सब झांसों में नहीं पड़ने वाली। जयंत जी कैसे जो लिखवा लीजिए, जो गिनवा लीजिए आप, लेकिन आपको अगर समझाना है तो आप तेज प्रताप को समझाइए, समझाना है तो रोहिणी आचार्य को समझाइए। पैनल पर बैठ के बिहार वासियों को समझाने का क्या फायदा। ठीक है नवीन उपाध्याय जी, अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर, विकास बनाम जंगल राज। अगर पूरी प्रधानमंत्री के भाषण को देख लिया जाए तो विकास बनाम जंगल राज यही थीम निकल कर आता है। क्या 20 साल पुराना ये नारा इस बार भी चढ़ पाएगा? क्योंकि 20 साल का लंबा वक्त हो गया है, 2 जनरेशन ने तो नीतीश कुमार के सिवा बिहार के अंदर किसी को देखा भी नहीं है। क्या ये नारा काम कर पाएगा? देखिए जंगल राज के नारा को जो प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, इसके पहले भी बीजेपी के जो जितने भी कैंपेनर है बेसिकली फोकस रहता है जंगल राज पर। मेरा मानना है कि बिहार उस समय से काफी आगे बढ़ चुका है। 20 साल 25 साल 30 साल गुजर चुके हैं उस समय से, और आज हमारे जैसा आदमी जो बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार में अपनी पत्रकारिता किया हम लोगों ने और बिहार को करीब से देखा है, बिहार की जो समस्या है इस पर आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सारे लोग या तो एक दूसरे के गठबंधन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या रेवड़ी कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिहार में। देखिए दीपक जी, बिहार की मूलभूत समस्या क्या है? जो 20 साल में अगर बीजेपी सत्ता में रही और जेडीयू सत्ता में रही है, मेरा मानना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। वो ये है कि बिहार अगर पिछड़ा हुआ है तो उसमें बाढ़ एक बहुत बड़ा कारण है। 6 महीना बिहार बाढ़ में डूबा रहता है। एक शब्द आप पूरे इस कैंपेन में नहीं सुनिएगा कि कोई आदमी उस समस्या से परमानेंट निजात करने की बात करेगा, कोई नहीं करेगा बात। अगर आप देखिएगा बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कंप्लीट चरमरा चुकी है। बिहार में हेल्थ की जो समस्या है, आप जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है बिहार में। आप अगर पटना में जाइएगा तो आप देखिएगा कि पटना के हर गली में एक नर्सिंग होम है और हर जगह एक दवा की दुकान है। पूरे बिहार में कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारा पटना में कंसंट्रेटेड है। ये सब मूलभूत जो समस्याएं हैं, इस पर आप देखिएगा कोई बात नहीं करता है। क्योंकि काफी हम डिसअपॉइंटेड हैं कि अगर बिहार को बाढ़ से निजात दिलाया जा सके तो बिहार बदल सकता है, लेकिन 20 साल में उस पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। जो पुल बने हुए ध्वस्त हो गए, 17-18 पुल। लालू यादव के राज में डेफिनेटली काफी करप्शन हुआ और जंगल राज था, लेकिन क्या हम लोग 20 साल के बाद भी उसी जंगल राज की बात करते रहेंगे या कोई प्रोग्रेसिव समाज बनाने की तरफ चर्चा करेंगे?
ठीक है, ये बात आपने सही कही कि क्या हम इस चुनाव में भी जंगल राज की बात करते रहेंगे। वैभव जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। माफ कीजिएगा प्रभात जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पीएम मोदी ने आज अपने कैंपेन की शुरुआत कहां से की। पीएम मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की। ये बीजेपी की सुविचारित और सियासी रणनीति है। इसका मुख्य उद्देश्य 1 साल पहले कर्पूरी ठाकुर को दिए गए भारत रत्न सम्मान की याद को ताजा करते हुए अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के भावनाओं को आंदोलित करना माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। कर्पूरी ग्राम पहुंचकर पीएम मोदी ये संदेश देना चाह रहे थे कि जो काम उनसे पहले की सरकारें नहीं कर पाई, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को हमेशा अपमानित किया, उसी कांग्रेस का साथी बनकर आज लालू यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किए जाने के बाद बीजेपी ने लालू यादव पर सियासी बढ़त हासिल कर ली। अब उसको इस चुनाव में भुनाने की तैयारी है। कर्पूरी ठाकुर ने पहले अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए कानूनी पहल की थी। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 26% आरक्षण का प्रावधान किया था। इसमें पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को 2 भागों में बांटा गया था। कान्हू, कुम्हार, कहार, बढ़ई जैसे अति पिछड़े वर्ग को 12% और यादव, कुर्मी जैसे पिछड़े वर्ग को 8% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन जब लालू मुख्यमंत्री बने थे तो अति पिछड़े वर्ग को अलग से दिया गया 12% का आरक्षण खत्म कर सभी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 20% करना चाहते थे। लेकिन ऐसा होने से अति पिछड़े वर्ग की हकमारी होती और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने लालू यादव का विरोध किया। आखिरकार 1994 में नीतीश इसी आरक्षण विवाद के कारण लालू से अलग हो गए। आज सभी दलों में खुद को कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बताने की होड़ लगी हुई है। अति पिछड़ी जातियों की प्रेरणा पुरुष कर्पूरी ठाकुर का नाम मौजूदा राजनीति में जाति समीकरणों को साधने का एक जरिया बन गया है। सीधे चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, 2 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। एक तो कास्ट कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ईबीसी माना जाता है परंपरागत तौर पर जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी के साथ है। फिर ये माना जाता है कि महादलित परंपरागत तौर पर नीतीश के साथ है। इसके अलावा पासवान, चिराग पासवान के साथ आने के बाद नीतीश के पास है। तो आप लोग जो कास्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो बड़ा कमजोर है, आपको ऐसा नहीं लगता? अनम्यूट कर दीजिए। दीपक जी, धन्यवाद आपका कि आपने 20 मिनट के बाद ही सही मुझे वक्त दिया। और चूंकि छठ महापर्व चल रहा है तो आपके माध्यम से सारे छठ व्रतियों को मेरा सादर नमन। अब आते हैं, मैं शुरू वहां से करूंगा जहां मैंने सुना भाजपा प्रवक्ता के मुंह से नीतीश बाबू को चाणक्य से चटक बनते हुए देखना मुझे तो दुर्भाग्यवश लगा है दीपक भैया, बहुत दुर्भाग्य लगा है। पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुत सारे आरोप लगे। अभी आपने दिखाया, मैं कर्पूरी जी की धरती से आता हूं और आपको बता दूं कि जिन परिजनों से मिलने की बात आप कर रहे हैं, कर्पूरी जी की पौत्री भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ चुनाव मैदान में है मोरवा से। पता कर लीजिएगा अपने एक्सपर्ट टीम से। दूसरी, तीसरी और सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री जी की शाब्दिक मर्यादा एक बार फिर गिरते हुए दिखी। पूरे बिहार चुनाव में वैसे दिखेगा, क्या क्या बोला जाएगा, कितने शब्द पतन होंगे बिहार के अंदर उस गरिमामयी पद के, उसकी परिकल्पना ही की जा सकती है। मैं तो परिकल्पना से परे मानता हूं। 2, आज बिहार में
हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बाढ़ को लेकर के कहा, बाढ़ बहुत बड़ी विभीषिका है, जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद मेरा मानना है कि बाढ़ से भी बड़ी अगर कोई विभीषिका बिहार के अंदर आज के समय में है, तो आप नई दिल्ली स्टेशन आइए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। वहां जो ट्रेनें जाती हैं बिहार के लिए, आप जब उस ट्रेनों का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे लोगों की स्थितियों का, तो आपको अंदर से रोना आएगा। और वो पिछले 20 वर्षों से सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा सताए गए लोग हैं, जिनको बिहार के अंदर, अब तो देखिए देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में कोई उद्योग नहीं लग सकता, जमीन नहीं है। आपको अपने मित्र को देने के लिए 1 रुपए में जमीन मिलती है बिहार के अंदर, लेकिन बिहार के लोग उसमें उद्योग लगे और उसमें रोजगार उनको मिले, इसके लिए आपको जमीन नहीं दिखती बिहार के अंदर, गृह मंत्री जी। दूसरी, अभी जिक्र हो रहा था नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने और ना बनने को लेकर के। दीपक भाई, मैं आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं इस बात को, फिर 14 तारीख के बाद हम बैठेंगे। वैसे तो कायदे से ये आ ही नहीं रहे हैं, ये तो मेरे तरफ से बिल्कुल साफ है, लेकिन नेता विपक्ष के रूप में भी आप नीतीश कुमार जी को नहीं देखेंगे, ये नहीं बनाएंगे उनको। ये शिंदे चैप्टर 2 होगा बिहार के अंदर, आप लिख के रख लीजिए, और जदयू का विघटन हो जाएगा। जदयू नामक पार्टी जो है वो विघटित हो जाएगी, क्योंकि अब जदयू का कोई प्रवक्ता आपने नहीं बिठा रखा है, तो ये दर्द उन्हीं के चेहरे पे दिखता है और आप समझते हैं इस चीज को। और अंतिम बात, जो इन्होंने आरोप लगाए, और आपने भी जंगल राज का जिक्र किया दीपक भाई, पटना में दिन दहाड़े चलती गोलियां किस राज्य का प्रतीक है, जरा सा मुझे बता दीजिएगा। मुजफ्फरपुर बालिका रेप कांड किस राज्य का प्रतीक है, जरा सा मुझे बता दीजिएगा। 420 शब्द का 4 बार उच्चारण किया हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने, तो मैं इनको बता दूं 420 किसे कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी डिग्री छुपा करके और गलत तथ्य पेश करे, उसको 420 कहा जाता है। 10वीं की डिग्री नहीं है, लेकिन डॉक्टरेट की डिग्री है, वो भी लिटरेचर में। अरे बिहार की धरती है, साहित्यिक भूमि है, दिनकर की धरती है, विद्यापति की धरती। हाँ, तो कम से कम थोड़ा तो कम से कम शर्म खाते ठीक है कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री बता रहे हैं और मैट्रिक पास हो नहीं। और डिग्री और भी लोगों की बात हो जा सकती है, अगर डिग्री पे जाएंगे, चूंकि डेमोक्रेसी में एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ये लिखना जरूरी नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन है या पीएचडी होल्डर है तो वही चुनाव लड़ सकता है, उससे मुक्त रखा गया है। इसलिए उस बात पर बहस करने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि आपने 9वीं फेल की बात की, तो फिर तो मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे चला जाऊंगा। और 420 की बात करने वालों को याद रखना पड़ेगा कि तरीपार भी एक शब्द है, तो अगर छेड़ दीजिएगा ना, तो फिर झेलना पड़ेगा, और झेले नहीं झेलेगा आपको। चलिए, बहुत प्रभात सारे कुमार ऐसे हैं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो फिर समस्या में पड़ जाएंगे आप। ठीक है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते अपने ऊपर से उत्तर प्रदेश के अंदर सारे के सारे केसेस खत्म करवा लेता है, इसका क्या मतलब है भाई? ट्रायल चला था क्या? योगी जी पर जो केस खत्म हुए हैं, ट्रायल चल के खत्म हुए हैं।